ज्वालापुर नाम के गांव में वैसे तो काफी सारे लोग और घर रहते हैं, लेकिन उस गांव में 2 घर ऐसे भी हैं जिनकी हरकतों की वजह से आज वो लोग इस कहानी का हिस्सा बने हैं। ज्योति एक धनवान की पत्नी है और उसे अपने पैसों का काफी घमंड है। उसी के बड़े से घर के सामने एक गरीब की पत्नी तारा रहती थी। ज्योति के पास सब कुछ होते हुए भी उसके दिल को सुकून नहीं था, क्योंकि उसके सामने वाले घर में एक गरीब किसान की पत्नी उनके पास कुछ भी ना होने पर भी बहुत खुश रहती थी। सारा खाना खा लेना, डब्बे में कुछ बचना नहीं चाहिए। अब जल्दी से जाओ स्कूल। ये कहते हुए तारा अपने बच्चे को स्कूल भेज देती है और अपने पति से, आप चलो, मैं दोपहर का खाना खेत में ही लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए तारा का पति भी खेत में काम पर चला जाता है। उन्हें अपनी बड़ी सी बिल्डिंग के गेट में से देख रही ज्योति अपने घर में जाकर, पिंकी बेटा, स्कूल के लिए देरी हो रही है, कहाँ पर हो? मैं यहाँ पर हूँ माँ, और स्कूल ही जा रही हूँ। सारा टिफिन खा लेना, बचा कर मत लाना। मुझे पता है माँ, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए ज्योति की बेटी पिंकी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ज्योति अपने कमरे में पति के पास जाती है। क्या मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं, जरूरत नहीं है ज्योति, मेरे पास उतना वक्त नहीं है। ये कहते हुए उसका पति भी वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद घर में इतने सारे नौकर होने के बावजूद भी ज्योति अकेला महसूस करती है खुद को। तभी उस परेशान ज्योति के पास एक काम करने वाली आकर, मुझे पता है कि आप उस तारा को देखकर दुखी होती हो। अगर आप उसे भी आपकी तरह दुखी देखना चाहती है तो मेरी बात सुनिए। ये कहते हुए वो काम करने वाली ज्योति को उसकी योजना बताती है। शाम को बच्चे घर लौटने के बाद, पिंकी बेटा, चलो बाहर जाकर आते हैं। रास्ते में तुम आइसक्रीम खा लेना और हम तुम्हारी नई डॉल भी ले लेंगे। ये बात सुनकर पिंकी खुश हो जाती है और अपनी माँ के साथ बाहर चलने को मान जाती है। दोनों बाहर जाकर आइसक्रीम खाकर और गुड़िया लेकर घर लौटते वक्त तारा के घर के पास रुकते हैं। क्या बात है तारा, तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब है? उसकी हालत कैसे हो गई है? ऐसा कुछ नहीं है ज्योति जी, वो ठीक ही है। मिट्टी में खेलते हैं ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। छी छी, मिट्टी में खेलता है? हमारी पिंकी को देखो, आज तक उसने मिट्टी पर अपना पैर नहीं रखा है। चलो बेटा यहाँ से। ये कहते हुए ज्योति अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। यही था उस काम करने वाली का प्लान, तारा को नीचा दिखाकर दुखी करना और उसके मन में पैसों का लालच भरना। तारा बातों से दुखी तो हुई थी, लेकिन उसके मन में पैसों का लालच नहीं था। चलो बेटा, मुंह हाथ धोकर अपने कपड़े बदल लो। ज्योति तारा को इतनी बातें कहने के बाद भी वो रात में सुकून से बाहर बैठकर अपने पति और बेटे के साथ खाना खा रही थी, हंस रही थी, मजाक कर रही थी। वो देखकर ज्योति, इसके पास ऐसा क्या है जो इतनी खुश रह रही है, वो भी मेरी इतनी बातें सुनने के बाद। तभी उसके पास उसका पति आता है और उससे ये कहता है कि उसे एक बीमारी है, उसे उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए ऐसे रहना होगा। हमें भी कुछ दिनों के लिए तारा और उसके परिवार की तरह
एक छोटे से घर में मिट्टी से जुड़े रहना होगा। ये काम मैं अकेले ही करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा भविष्य में ये तुम पर भी हावी हो सकता है, इसीलिए हम कल ही शिफ्ट हो रहे हैं। ये कहते हुए उसका पति वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह ज्योति भी तारा की ही तरह उसी के घर के बाजू में एक छोटी सी घर में रह रही थी। ज्योति के पास अब उसके काम करने के लिए कोई भी नौकर नहीं थे, इसलिए हर काम उसे खुद ही करना पड़ रहा था। राज भी अपने शरीर को थोड़ी सी थकान देने के लिए तारा के पति के साथ खेत में काम पर जा रहा था। पिंकी भी हर काम के लिए माँ माँ कर पुकार रही थी। माँ खाना दो, माँ स्कूल के लिए तैयार करो। ऐसे ज्योति का दिन इसी में गुजर रहा था। ज्योति, मेरी टिफिन दो, मुझे जाना होगा। आप जाओ, मैं दोपहर का खाना वहीं पर लेकर आऊंगी। ये कहते हुए ज्योति अपने पति को और तारा उसके पति को बेच देते हैं। इस सब से ज्योति को काफी खुश हो रही थी और उसके दिल को सुकून भी मिल रहा था। शाम को सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं और दिन भर की बातें करते हैं। उसके बाद ज्योति को ये बात समझ में आती है कि तारा हमेशा खुश कैसे रहती है। वो हमेशा अपने परिवार से जुड़ी रहती थी। मैं इतनी अमीर माँ थी, लेकिन मुझे अपनी बेटी का सुकून नहीं मिला था। तारा इतनी गरीब माँ होने के बावजूद भी हमेशा अपने परिवार से जुड़ी रहती है। ये सोचते हुए ज्योति अपने घर लौटने के बाद भी सारे काम खुद ही करके अपने परिवार के साथ जुड़ी रहती है। मालिनी सड़क की सफाई का काम करके अपने दोनों बच्चों रवि और सोनी की परवरिश करती थी। मालिनी के पति 2 साल पहले ही तबीयत खराब होने की वजह से मर गए थे। तब से मालिनी अकेले ही बहुत मेहनत से काम करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी, ताकि वो एक दिन बड़े अफसर बन सके। सोनी, जल्दी करो मेरी बहन, स्कूल के लिए देर हो रही है। अभी आई भैया, माँ शाम तक नहीं आएगी ना, इसीलिए सारे घर की सफाई कर रही हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो सोनी। माँ वहाँ पर सुबह से शाम तक मेहनत करती है। घर पहुँचने के बाद तो सुकून मिलना चाहिए उन्हें। ये कहते हुए दोनों मिलकर सारे घर की सफाई करके ऐसे ही माँ के छोड़े हुए छोटे मोटे काम भी खत्म करके स्कूल के लिए निकलते हैं। ऐसे फिर सब शाम को मिलते हैं और सब साथ मिलकर खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। ये मालिनी के घर में रोज होता है। ऐसे ही एक दिन सुबह मालिनी हमेशा की तरह ही सुबह सुबह उठकर काम पर चली जाती है। बेटा सोनी, तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है, इसीलिए वो अभी तक नहीं उठा है। उसके उठने के बाद उसे खाना देकर ही स्कूल जाओ, ठीक है ना बेटा? ठीक है माँ, आप भी अपना ख्याल रखना। उसके बाद मालिनी सड़क साफ करने के लिए चली जाती है। सोनी अपने भाई का उठने का इंतजार कर करके स्कूल चली जाती है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद रवि उठता है। उठकर देखा तो घर पर कोई नहीं थे। घर में तो कोई नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ही थोड़ा हिम्मत जुटाकर बाहर जाकर थोड़ी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। मेरी वजह से माँ को और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस ये बुखार जल्दी से कम हो जाए। ये कहते हुए थोड़ी बहुत ताकत इकट्ठा करके दवाइयाँ लेने के लिए जाता है और रास्ते में कमजोरी की वजह से गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर रवि को उठाता है। क्या छोटे, ऐसे गिर गए हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा सिर तो जल रहा है।
मुझे कुछ ज्यादा ही बुखार हो गया है। दवाइयाँ लेने के लिए जा रहा था और कमजोरी की वजह से नीचे गिर गया। तुम घर में अपने किसी बड़े से ये काम कहे बिना खुद ही क्यों चले आए? घर में मैं और मेरी छोटी बहन अपने माँ के साथ रहते हैं। बहन स्कूल चली गई है और माँ हमारे लिए काफी मेहनत करती है। वो काम पर चली गई है। मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। ये कहते हुए अपने घर की स्थिति के बारे में सब बताता है रवि। सब सुनकर वो व्यक्ति, मेरे पास एक दवाई है, उसे खाने से तुम्हारा बुखार एक ही पल में गायब हो जाएगा। लेकिन वो दवाई थोड़ी महंगी है। एक बार उस दवाई को खाओगे तो बार बार आओगे। तुम ये बात याद भी नहीं रहेगी कि तुम्हें बुखार था। दे दूं? तबीयत पहले जैसी हो गई तो माँ को मेरी वजह से और तकलीफ नहीं होगी। ये बात सोचकर रवि अपने छुपाए हुए पैसों से वो दवाई खरीद लेता है। उसके बाद वो आदमी उस दवाई का इस्तेमाल कैसे करना ये समझाकर वहाँ से चला जाता है। रवि उस आदमी ने जैसे कहा था ठीक वैसे ही उस दवाई का इस्तेमाल करके वहाँ से चला जाता है। हे ऊपर वाले, ये कैसी दवाई है? इससे इतना नशा क्यों हो रहा है? जो भी हो, सुकून मिल रहा है। हा हा हा। ये कहते हुए जाकर सो जाता है। फिर शाम को ही उठता है। उठ गए बेटा, कैसे है तबीयत? कुछ कम है या नहीं? मुझे क्या हुआ है माँ? ये देखो कितना एक्टिव हूँ। आप मेरे बारे में भूल जाओ अब। वो दवाइयाँ बहुत अच्छी है। मुझे वो दवाइयाँ फिर से चाहिए। पता नहीं वो भैया कहाँ पर है। ये कहते हुए उस आदमी के दिए हुए पता पर जाता है। भैया, मुझे आपकी दवाई फिर से चाहिए। हाँ, तुम्हें भी आदत हो गई है। पैसे लेकर आए हो? नहीं भैया, मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने आपको दे दिए। बिना पैसे की मैं तुम्हें ये दवाई कैसे दे सकता हूँ बताओ? इस दवाइयों को लेने के लिए कितने लोग इंतजार कर रहे हो जानते हो? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं उन्हें ही दे दूंगा। नहीं नहीं, वो दवाइयाँ मुझे ही चाहिए। मैं कैसे भी करके पैसे लेकर आता हूँ। किसी को मत दो दवाई। ये कहते हुए घर जाता है। घर में जाकर पैसों के लिए सारा घर छान मारता है। क्या ढूंढ रहे हो बेटा? क्या चाहिए तुम्हें? और इतनी रात तक कहाँ पर जाकर आ रहे हो? माँ, मुझे परेशान मत करो। मेरी मुझे पड़ी है और आप बीच में परेशान कर रही हो। कभी भी अपनी माँ को जवाब तक नहीं देने वाला ऐसे उल्टी बातें करते हुए देखकर काफी दुखी होती है मालिनी। लेकिन वो रवि से कुछ नहीं कहती। दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ को वहाँ से जाते हुए देखकर चोरी से उनके पेटी में से पैसे चुरा लेता है रवि और वो दवाइयाँ खरीदने के लिए जाता है और वहीं पर उस दवाई का इस्तेमाल भी कर लेता है और सुबह की तरह ही आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह मालिनी उस पैसों की पेटी को देखकर, सोनी, इस पैसों की पेटी में से तुमने पैसे निकाले हैं क्या बेटा? इसमें नहीं है? माँ, भैया शाम को ही उसमें से पैसे लेकर बाहर चले गए थे। उन्होंने शाम को आप पर चिल्लाया था ना,
इसीलिए डर के मारे कुछ नहीं कहा माँ। रवि, रवि, पैसों की पेटी में से मुझे बिना बताए पैसे क्यों निकाले तुमने? मुझे क्या जरूरत है पैसे निकालने की? मैंने नहीं निकाले। वैसे भी क्या मैं तुम्हें चोर लग रहा हूँ? ये कहते हुए गुस्से में वहाँ से चला जाता है रवि। रवि की हरकतें और झूठ बोलने लगना देखकर मालिनी को शक होता है। इसीलिए वो उस दिन काम पर गए बिना चुपके से अपने बेटे पर नजर रखती है। जैसे तैसे मैंने सोनी को तो स्कूल भेज दिया है। मैं भी भैया के पास जाता हूँ। ये कहते हुए फिर से घर लौटकर आकर रवि फिर से उन पैसों की पेटी में से पैसे लेकर जाता है और मालिनी उसका पीछा करने लगती है। भैया, मैंने पैसे लेकर आया हूँ, अब दवाइयाँ दे दो। अरे ये तो रमेश है जो छोटे बच्चों को नशे की लत में लगा जाता है। हे ऊपर वाले, अब इसने मेरे बेटे को ही शिकार बना लिया। पता नहीं ये कमबख्त कितने मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इसीलिए मेरे बेटे का भी बर्ताव कुछ दिनों से ऐसा हो गया है। ये कहते हुए उस रमेश को सबक सिखाकर उस नशे की आदत से अपने और बाकी बच्चों को छुटकारा दिलवाने की सोच लेती है और गांव के बड़े लोगों के पास और उन बच्चों की माँओं के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है मालिनी। आज मेरे बेटे के साथ जो हो रहा है, कल आपके साथ भी वही हो सकता है और क्या पता हो भी रहा हो। वैसे भी ऐसे छोटे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे राक्षस को आजादी से घूमने देना अपनी ही लापरवाही है। मालिनी ऐसे सबको समझाकर उस नशे की दवाई के नुकसान के बारे में समझाती है। उसके बाद सब मिलकर पुलिस के पास आकर उनसे दरखास्त करते हैं और रमेश को पुलिस के हवाले करते हैं। आप सिर्फ सड़क ही सफाई नहीं करती हो, आप इस गांव को अंदर से कीड़ों की तरह खा रहे लोगों को भी साफ करती हो। भले ही ये अपना काम नहीं है, लेकिन आप एक जवान की तरह हिम्मत से सामने आकर ये साबित कर दिया है। आपने अपने बेटे की नहीं, सारे गांव के बेटों की जान बचकर ये साबित किया है कि आप माँ ही पहली जवान होती है अपनी हिफाजत करने में। ये कहते हुए सब मालिनी की तारीफ करते हैं। रवि भी अपनी माँ से माफी मांगकर उस आदत को दफन कर देता है।